हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो जनरली नेशनलिज्म होता क्या है और यूरोप को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, तो उसके लिए तो ज़्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म का हिंदी अर्थ है राष्ट्रवाद। ठीक है, और हम लोग राष्ट्रवाद एक शब्द में समझ सकते हैं कि देशभक्ति, और ऐसी देशभक्ति जहाँ न तो कोई जाति, न तो कोई धर्म, न कोई पंथ काम करे। अगर किसी लोग से यह पूछ दिया जाए कि आप अपनी पहचान दीजिए, तो वह सीधे अर्थ में कहे कि मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत मूल के क्षेत्र से निवास करता हूँ, मैं एक भारतीय। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, पारसी हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, ये पांचवा उंगली है, इसको ऐसे कर दिया जाए, मैं एक भारतीय हूँ और कुछ नहीं। राष्ट्रवाद इसी भावनाओं से ओतप्रोत किसी व्यक्ति के बीच में रहता है जो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करता है और दूसरे को भी एक राष्ट्रवादी बनाता है। ऐसा नहीं है कि खुद वो राष्ट्रवाद रहता है तो वो विचार अपने मन में रखा हुआ रहता, नहीं, वो जो है जनरली दूसरे लोगों को भी ये बताता है कि नहीं, हमको अपने देश के प्रति इतना जागरूक रहना चाहिए कि हम 24 घंटा दिन रात अपने देश के प्रति सोचें। ठीक है, आज आपका अग्निपथ कानून है, ये है वो है, तो उस पर जो उपद्रव हुआ तो क्या हुआ, वो जनरली क्या है, हम कह सकते हैं कि आप सीधी सी बात ये है, आप ये समझिए कि आपके घर में आपके और आपके पिताजी के बीच में बहस हुई, तो आप जाकर के क्या करते हैं, अपना बेड जला देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं या घर तोड़ देते हैं? ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो आप अपने घर के प्रति प्यार कर रहे हैं, वो आप स्वार्थ वहाँ पर नहीं देख रहे। तो ठीक उसी तरह इस कानून में जो उपद्रव हुआ वो देशभक्ति नहीं, आप देश नहीं, आप स्वार्थ थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेशनलिज्म इन यूरोप, ये यूरोप की बात है और ये जनरली जागृत कहाँ से हुआ? ठीक है, तो उस समय एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सरियो, और उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ठीक है, उसमें से ये आपका एक पिक्चर है, द पैक्ट बिटवीन नेशन। ये जो फोटो है आप इसको देख सकते हैं, ये द पैक्ट बिटवीन नेशन, और उसमें आप जो है इसको देख सकते हैं कि ये एक आपका स्टैचू है, यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, इसके हाथ में ह्यूमन राइट्स का एक आपका ये दिया हुआ है कि क्या क्या उनको अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए और भी बहुत चीज, और उनके हाथ में एक टॉर्च है। और ये जो आप नीचे में देख रहे हैं, ये आपका जो है ये मोनार्की सिस्टम का अवशेष है। आप अगर गौर से अपने एनसीईआरटी बुक में खोल करके देखोगे तो ये मोनार्की सिस्टम का अवशेष बचा हुआ है, मतलब आप देख सकते हो क्राउन है और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो है भगवान वो क्या कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। और यूटोपिया जनरली हम लोग कह सकते हैं यूटोपिया है क्या, तो बस एक फ्रेडरिक सरियो थे, आर्टिस्ट थे। आप देख सकते हैं कि इन 1848 में जो उन्होंने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, वो फ्रेडरिक सरियो थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, और वो 4 प्रिंटेड विजुअलाइजिंग प्रिंट। और जनरली उन्होंने जो कल्पना किया था, ठीक है, काल्पनिक था वो, और कुछ नहीं था। हमने सपना देखा, अपने देश अखंड भारत का सपना देखा और कल्पना की, एक चित्र बना दिए जिसपे हमारा पाकिस्तान भी हो, म्यांमार भी हो और भी बहुत चीज़ हो। तो ये बस कल्पना है और कुछ नहीं है, लिखित नहीं था। हाँ, था लिखित लेकिन काल्पनिक, इमेजनरी। हम लोग लाइट पढ़ते हैं ना, इमेजनरी रे, जब आपका पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट जाता है तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पर इमेजिन करते हैं कि आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक उसी तरह फ्रेडरिक सरियो ने सिर्फ कल्पना की थी कि हम अपने देश को या अपने राष्ट्र को इस तरह से देख सकते हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, तो लोकतांत्रिक और आपका जो एक तरह से सामाजिक गणतंत्र के विधि के रूप में उन्होंने देखा था। और वो चित्र जो उन्होंने बनाया था वो इतनी ज़्यादा काल्पनिक थी कि उनका सच होना, साकार होना लगभग ही असंभव था। ठीक है, तो अब आता है कि आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। मैंने पहले ही आप लोग को ये फीमेल दिखाया, ये जो आपका चित्र है, इन्होंने स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में दर्शाया है।
महिला को आप आगे जाके पढ़िएगा, पारियान और ये सब चीज़ करके है। तो आज ये वीडियो में मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेडरिक सरयू पर ही आधारित ये आपका पूरा जो है चैप्टर है। और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे लोगों में उभरता है, क्या क्या उन पे मतलब किया गया, क्यों किया गया, ये पूरा चैप्टर उसी पे आधारित है। फिर आता है कि अकॉर्डिंग टू द सरयू यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम। आप जो ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को उनके झंडे से पहचान सकते हैं, उसके कपड़ों से पहचान सकते हैं। और सबसे आगे में या सबसे जो उस समय जो स्विट्जरलैंड या आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब जो आपका नेशन स्टेट बन चुका था, वो आगे में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर फ्रांस है और भी बहुत सारे नेशन है। और जनरली आप जो अभी यूरोप देख रहे हैं, वो यूरोप अभी के तरह नहीं है। यूरोप जो आप देखते होंगे कि आपका फ्रांस है, फिर आपका जर्मनी है, तो ये सब ऐसा नहीं था। इसको आप अपने भी देश से जोड़ सकते हैं कि भारत जो अभी आप देख रहे हैं, वो पहले छोटे छोटे राज्यों पे टूटा हुआ था, राजाओं का शासन था। तो पहले यूरोप भी ठीक वैसा ही था। तो अब आता है कि दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड बाय सरयू। और ये चैप्टर में हम लोग जो है सिर्फ सरयू के जो काल्पनिक जो बात थी उस पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ उसी पे बात करेंगे, हम कुछ तथ्य भी उठाएंगे कि कहाँ कहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन या कैसे राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे लोगों को एक राष्ट्रीयता की भावना में, राष्ट्रीयता के बंधन से जोड़ने का कार्य किया। ठीक है, तो अब आता है कि ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। और राष्ट्रवाद यूरोप में 19वीं सदी में, 19वीं सदी आपका हो गया 100 से लेकर 19वीं सदी में एक ऐसा चेंज लाया कि वो लोग देखते रह गए, और देखते नहीं रह गए, उसको अपने जीवन में भी उतारे। और सभी देश ये समझने लगे कि नहीं, अगर फ्रांस खुद को एक नेशन स्टेट मान सकता है या ठहरा सकता है या अलग हो सकता है, राजाओं का शासन का अंत कर सकता है, तो हम लोग भी एक नेशन स्टेट हो सकते हैं। ठीक है, The end resulting of this change was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empire of Europe। और यहाँ पर जो बहुत सारे राजा महाराजाओं का शासन था वो खत्म होता है और आपका एक नेशन स्टेट बनता है। अब नेशन स्टेट क्या है, तो जनरली कॉमननेस, आप उसको एक फ्लैग, एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन रिलीजन, इस तरह से देख सकते हैं। यही आपका नेशन स्टेट शुरुआत में परिभाषा ये देता था। लेकिन अब नेशन स्टेट का ये मान अलग हो चुका है। अभी के जो आप देख सकते हैं भारत, उसमें अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। ठीक है, तो अब नेशन स्टेट का जो परिभाषा है वह डिफिनेशन अलग हो चुका है। अब आता है कि मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक केंद्र में तो सत्ता थी, उसकी एक निश्चित बाउंड्री थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था कि आम लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रांति जो है नीचे वर्ग से स्टार्ट हुई, पीजेंट, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे किसान वर्ग के लोग। अब आता है कि बट अ नेशन स्टेट वाज वन इन व्हिच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली द रूलर्स came to develop a sense of common identity and shared stability। मतलब अब ये जो नेशन स्टेट की जो भावना आई, ये सिर्फ उनके सिटीजन पे या नागरिक पे ही नहीं आई, सभी लोगों पे ये नेशन स्टेट का भावना जो है दौरा ये लोथ-पोथ हो गया कि नहीं भाई, हम लोगों को एक समान जो है क्या करना चाहिए, एक कल्चर, रिलीजन, सबको समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है कि दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप। और हम लोग ये चैप्टर में जनरली पढ़ेंगे कि कैसे 19वीं सदी में एक राष्ट्रीयता की भावना पूरे यूरोप में फैली। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ठीक है।